A very warm welcome to all of you. This is Mehak here and this is my YouTube channel Keep Growing. So today we will be learnt about psychology of class 11th chapter 1 what is psychology. ये हमारा NCERT बेस्ड रहेगा, NCERT से बाहर कुछ नहीं होगा. ये पार्ट 1 है जो कि इंक्लूड करते हैं व्हाट इज़ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी का मैं इंट्रोडक्शन पार्ट दूंगी कि साइकोलॉजी होता क्या है, जो कि कुछ मेन डेफिनेशंस इंक्लूड करती है लाइक मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर्स. अगर आप साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो साइकोलॉजी है वो इन तीनों एक्सपेक्ट्स में कैसे डील करती है. फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन. वैसे तो साइकोलॉजी के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस, साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस. बट लेकिन हम इस पार्ट में साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन ही कवर करेंगे. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ साइकोलॉजी. तो साइकोलॉजी जो है ना वो टर्म डिराइव हुई है 2 ग्रीक वर्ड से, विच मीन्स साइकी मीन्स सोल, लोगो मीन्स साइंस और अ स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट. तो हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी जो है वो एक स्टडी है सोल की और एक माइंड की. साइकोलॉजी ने अपना खुद का साइंटिफिक डिसिप्लिन इस्टेब्लिश करा है जो कि डील करता है कुछ प्रोसेसेस से, अंडरलाइंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर, जिसमें हम फॉर एग्जांपल ये बता सकते हैं लाइक कोई पर्सन ले लेते हैं जो कि अभी बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन से निकला है. ठीक है, तो अब वो उस सिचुएशन से अपने एक्सपीरियंसेस में कैसे लाता है उसको, वो अब अपने बिहेवियर में उस एक्सपीरियंसेस से कैसे चेंजेस लाता है. ठीक है, तो हम ये सारे एक्सपेक्ट साइकोलॉजी पढ़ने के बाद जान सकते हैं कैसे किसी पर्सन ने उस एक्सपीरियंस को कहते हैं इस्टेब्लिश कर अपने अंदर और फिर उससे वो अपने बिहेवियर में चेंजेस ला रहा है. तो ये सारी चीज़ें हम साइकोलॉजी पढ़ने से हम पता लगा सकते हैं कि कैसे हम एक पर्सन है वो डील कर रहा है इन सब चीज़ों से. तो जो साइकोलॉजी होती है वो कुछ रेंज ऑफ फिनोमिना भी होते हैं. लाइक वो कुछ लेवल्स पे कुछ लेवल्स पे लाई करती है. लाइक इंडिविजुअल पे हम बोल सकते हैं, डायडिक ग्रुप पे बोल सकते हैं. डायडिक ग्रुप होता है 2 पर्सन्स का ग्रुप, और हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे देख सकते हैं. ठीक है, तो जो उसके रेंज ऑफ फिनोमिना है वो 3 लेवल्स पे स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल, डायडिक और ऑर्गेनाइजेशनल पे. बट जो इसका बेस्ड रहता है ना वो बायोलॉजिकल और सोशल बेस्ड रहता है. तो हम कह सकते हैं जो साइकोलॉजी जो है उसका बेस क्या रहता है, बायोलॉजिकल और सोशल बेस रहता है. मतलब वो 2 वेरिएशन पे लाई करती है, बायोलॉजिकल पे भी और सोशल पे भी. ठीक है, उसको ध्यान रखते हुए वो कुछ लेवल्स पे परफॉर्म करती है, दैट इज़ इंडिविजुअल, डायडिक ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल. अगर हम इस व्यू में देखते हुए चले तो हम कह सकते हैं साइकोलॉजी जो है ना वो फॉर्मली डिफ़ाइन कर सकते हैं हम उसको एज अ साइंस. पूरी तरह से साइंस नहीं बोल सकते बट लेकिन एज अ साइंस ज़रूर बोल सकते हैं, क्योंकि वो क्या क्या स्टडी करती है. वो मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करती है, कैसे हमारा जो माइंड है वो मतलब कॉग्निशन लेवल उसका कैसा है, उसका मतलब मेंटल एबिलिटी कैसी है, कि उसके अंदर स्किल्स क्या क्या है, वो बैलेंस में रहता है कि नहीं. ठीक है, ये सब चीज़ें हम चेक कर सकते हैं. और एक्सपीरियंसेस, साइकोलॉजी में ना एक्सपीरियंसेस का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए क्योंकि कोई भी पर्सन कुछ भी चीज़ उसको अडॉप्ट कर रहा है. ठीक है, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस से कर रहा है और उससे क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसके बिहेवियर में ज़रूर चेंजेस आते हैं. तो हम कह सकते हैं साइकोलॉजी जो है ना वो 3 चीज़ों में डील करते हैं, मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर में, बट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. वो बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं. और अब जो साइकोलॉजी है ना वो हम कह सकते हैं कि कुछ मेथड्स यूज़ करती है ताकि वो अपना डेटा जो है ऑब्टेन कर सके. उसका जो मेथड होता है वो बायोलॉजिकल भी हो सकता है और सोशल भी हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बायोलॉजिकल देखा जाए, अगर हमें किसी पर्सन का IQ लेवल निकालना है, ठीक है, तो हम वो बायोलॉजिकल मेथड से निकाल सकते हैं. अगर हमें किसी का सोशल IQ निकालना है, मतलब सोशली वो कितना एक्टिव है या सोशली इनएक्टिव कितना है, अगर हमें वो डेटा निकालना है तो हम सोशल साइंसेस के थ्रू निकाल सकते हैं. तो यूज़ करी गई है लाइक मेंटल प्रोसेसेस, जो हमने अभी पढ़ा था पहले कि मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर्स के बारे में हम पढ़ेंगे. तो अब ये जो डेफिनेशन में टर्म्स यूज़ हुई है तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे. तो मेंटल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं पहले हम. तो मेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं? मेंटल प्रोसेसेस हम कह सकते हैं इंटरनल एक्सपीरियंसेस होते हैं. ठीक है, जब पर्सन इंटरनली कुछ एक्सपीरियंस करता है अपने कॉन्शियस स्टेट में होकर, अवेयर होकर,
तो हम उसको कह सकते हैं मेंटल प्रोसेस, मतलब उसका जो मेंटल प्रोसेस है वो प्रोसेस में है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो माइंड है वो एक्टिव स्टेट में है। तो ये हम बोल सकते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर बोर्ड पे कुछ पढ़ा रही है और बच्चा जो है उसको एक्टिवली उस चीज़ को समझ रहा है, ठीक है, वो अवेयर है, वो कॉन्शियस माइंड में बैठा है, वो अवेयर है, कॉन्शियस है, वो उस टीचर जो भी पढ़ा रही है वो उसको अच्छी तरह से सुन रहा है, तो उसका जो मेंटल प्रोसेस है वो वर्क कर रहा है। तो हम नेक्स्ट बोल सकते हैं मेंटल प्रोसेस जो है ना एक एक्टिविटीज़ है। कौन सी एक्टिविटी? जिसके अंदर माइंड भी परफॉर्म कर रहा है, ब्रेन भी परफॉर्म कर रहा है, रिलेटेड टू कॉग्निशन। कॉग्निशन मतलब कि वो कैसे उस चीज़ को अडेप्ट कर रहा है, मतलब उसकी जो मेंटल प्रोसेस है, ठीक है, वो वर्क कर रहा है कि नहीं, इंटेलिजेंस लेवल बोलते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब माइंड ब्रेन कितना एक्टिव है वो भी मेंटल प्रोसेस में आता है। फिर हम बोल सकते हैं कि मेंटल प्रोसेस हम उस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं जैसे हम कुछ चीज़ सोच रहे हैं, ठीक है, या हमें कोई चीज़ याद है, ठीक है, और या फिर हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिव है, ठीक है, तो हम उस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। फिर आता है हमारे पास कि जो मेंटल एक्टिविटीज़ है ना वो हम कह सकते हैं कि न्यूरल एक्टिविटीज़ से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? क्योंकि वो ओवरलैपिंग करती है। न्यूरल एक्टिविटीज़ जो हो गई वो सिग्नल, उसका काम होता है ब्रेन को सिग्नल भेजना। मेंटल एक्टिविटीज़ का क्या काम होता है कि ब्रेन और माइंड कितना एक्टिव है उस चीज़ को परफॉर्म करने में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे से। नाउ माइंड जो है ना वो इमर्ज करता है, इवॉल्व करता है कुछ इंट्रैक्शंस, ठीक है, जो और एक्सपीरियंसेस में, जो कि हम कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड है वो डायनामिकली ऑर्गेनाइज किया गया है एक एज अ फॉर्म और एक सिस्टम में जो रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटल प्रोसेस के वर्क में। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे डेली लाइफ की जो भी सिचुएशंस होती है, ठीक है, उस सिचुएशन से हम अपने एक्सपीरियंसेस में काउंट करते हैं उसको, ठीक है, और जो भी हम एक्सपीरियंसेस कर रहे होते हैं, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे मेंटल प्रोसेस में जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड जो है ना एक तरीके से इस तरीके से डायनामिकली ऑर्गेनाइज करा गया है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे मेंटल प्रोसेस के लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, दैट इज़ एक्सपीरियंसेस। तो एक्सपीरियंसेस हम डिफ़ाइन कर सकते हैं किसी भी मतलब लर्निंग को जो हम एक्वायर कर रहे हैं थ्रू एवरीडे लाइफ सिचुएशन, ठीक है। जो भी हम अभी मैंने आपको बताया था, हम लाइफ में जो भी चीज़ें करते हैं, ठीक है, जो हमारी डेली लाइफ की सिचुएशन रहती है वो चीज़ हमारी एक्सपीरियंस में काउंट होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक्सपीरियंसेस कैन बी डिफाइंड एज द लर्निंग एक्वायर्ड थ्रू एवरीडे लाइफ सिचुएशन। अब एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो सब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं, नेचर में सब्जेक्टिव होते हैं, और ये सारे इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आपने एक्सपीरियंस करी है वो हर एक इंडिविजुअल ने एक्सपीरियंस करी हो, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते, हम एक्सपीरियंसेस को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है, और हम किसी के एक्सपीरियंसेस को जान नहीं सकते डायरेक्टली, ठीक है। तो एक सबके लिए एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, ठीक है, हम उसको डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते एक्सपीरियंस को, क्योंकि जब तक सामने वाला पर्सन हमें नहीं बताएगा अपने एक्सपीरियंस तो हम कैसे बता सकते हैं कि उसने वो चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी, ठीक है। तो हम वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व और नो समवन्स एक्सपीरियंस। ओनली द एक्सपीरियंसिंग पर्सन कैन बी अवेयर और कॉन्शियस ऑफ हिज हर एक्सपीरियंस। अभी मैंने आपको बताया कि वो ही पर्सन जान सकता है जिसके ऊपर बीती होती है, ठीक है, मतलब जिस पर्सन ने एक्सपीरियंस करा है कोई चीज़ वो ही अवेयर हो सकता है कि हाँ यार मैंने ये चीज़, हम बोलते नहीं अपने दोस्त को, जैसे वो अपनी कोई सिचुएशन बता रहा होता है तो हम ये ऐसे बोलते हैं, हाँ यार ये चीज़ तो मेरे साथ भी हुई थी, तो इसका मतलब उस पर्सन ने भी वही चीज़ एक्सपीरियंस कर रखी होती है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है एक्सपीरियंसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस ऑफ द एक्सपीरियंसेस। हाँ, एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल कंडीशंस पे भी बेस्ड हो सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे 5th पॉइंट पे पढ़ते हैं, एक्सपीरियंस आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ आर लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्सपीरियंसेस इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि जो हम लर्निंग कर रहे हैं वो हमारे एक्सपीरियंस में काउंट होते हैं। मैंने आपको यही चीज़ अभी बताई थी कि हमारे पास कोई भी सिचुएशन आती है, ठीक है, वो सिचुएशन को हम सीख रहे हैं तो वो हमारे एक्सपीरियंस में जा रही है।
ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन को सॉल्व करें तो हमें याद हो, अरे हाँ ये तो हमने पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ये तो हम ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हमें आती है। नेक्स्ट हम चलते हैं बिहेवियर्स। तो बिहेवियर्स हमारे पास आता है। बिहेवियर्स जो होते हैं ना वो रिस्पॉन्सेज होते हैं और रिएक्शंस होते हैं जो भी चीज़ें हमने अभी तक करी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपीरियंसेस का मैंने अभी आपको बताया था कि हम कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं तो वो हमारे बिहेवियर में भी चेंज लाएगी। ऑफ कोर्स अगर हमने मान लो कोई वर्स्ट सिचुएशन एक्सपीरियंस करी है, ठीक है, तो वो उससे हमें हो सकता है फियर हो जाए, ठीक है, तो वो हमारे बिहेवियर में चेंजेस ला रहे हैं। या फिर हो सकता है हमें अग्रेसिवनेस आ जाए हमारे अंदर, हम अग्रेसिव बिहेवियर शो करने लग जाए, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस होते हैं जो भी हमने जिस भी एक्टिविटी में हम एंगेज हुए हैं। इसका एक एग्जांपल भी है, वन कैन फील द हार्ट पाउंडिंग बिफोर टेकिंग एन एग्जामिनेशन। अब जैसे कि आप एग्ज़ाम में बैठे हो, एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हो और एग्ज़ाम पेपर आने से पहले आपको वो फीलिंग नहीं होती ऐसे, वो हार्ट बीट जो होती है वो बहुत तेज़ पाउंडिंग करने लग जाती है, ठीक है। तो वैसी जो होती है वो बिहेवियर के अंदर ही तो चेंज ला रही है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं कि सम बिहेवियर जो होते हैं एज थिंकिंग में बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट और इंड्योरिंग। तो कुछ बिहेवियर जो होते हैं ना वो हम सोच सकते हैं कि वो सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकता है और इंड्योरिंग भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई पर्सन गुस्सा कर रहा है, ठीक है, कोई पर्सन गुस्सा कर रहा है तो हमें नहीं पता ना वो कितने टाइम पीरियड तक वो गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं बता सकते कि उस पर्सन को कितने टाइम तक गुस्सा आया, ठीक है। तो या फिर मतलब ज़्यादा उसने वर्स्ट सिचुएशन अपने लिए आया वो, या फिर उसने शॉर्ट टेम्पर्ड में ही मतलब होकर वो उसने बात को थोड़े टाइम तक गुस्सा करा और फिर उसके बाद शांत हो गया, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते। तो कुछ बिहेवियर्स जो होते हैं हम जैसे सोचते हैं कि वो सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, शॉर्ट एंड ड्यूरिंग है, हम ऐसे नहीं सोच सकते, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड सम बिहेवियर्स कैन बी आउटवर्डली सीन और सेंस्ड एंड आर कॉल्ड ओवर्ट, फॉर एग्जाम्पल लाफिंग। अब इसका एग्जाम्पल है, मान लो कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जो कि हम देख भी सकते हैं और उसको महसूस भी कर सकते हैं। उस बिहेवियर को क्या बोलते हैं? ओवर्ट बिहेवियर, ठीक है। फॉर इसका एग्जाम्पल भी है लाफिंग। अगर हम हंस रहे हैं तो सामने वाला बंदा देख सकता है कि हम हंस रहे हैं और उसको फील भी कर सकता है, हाँ ये बंदा हंस रहा है, ठीक है। तो वो ओवर्ट बिहेवियर हुआ। फिर कुछ बिहेवियर्स जो होते हैं एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशंस एंड एनी बिहेवियर ओवर्ट और कोवर्ट इज़ एसोसिएटेड विद और ट्रिगर्ड बाय अ स्टिमुलस। तो हम कह सकते हैं बिहेवियर जो है ना वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का रिलेशन होता है। लाइक स्टिमुलस मतलब हमें एक एनवायरनमेंट से भी मिल सकता है, लाइक कि आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, जैसे हॉट कप आगे रखा है, ठीक है, आप उसको हाथ लगाते हो तो एकदम से स्टिमुलस मिलता है, फिर वो रिस्पॉन्स आप करते हो उसी वे में, ठीक है। तो वो जो हो गया आप कह सकते हो उसको ओवर्ट बिहेवियर तो हो गया जो हम देख सकते हैं और उसको महसूस भी कर सकते हैं। कोवर्ट बिहेवियर होता है जिसको ना हम देख सकते हैं, ठीक है, और ना ही महसूस कर सकते हैं। सिर्फ वही बंदा महसूस कर सकता है अपना वो बिहेवियर जो इंटरनली मतलब जो उसके अंदर ही चल रहा हो, किसी पर्सन के अंदर बिहेवियर चल रहा हो। लाइक हो सकता है वो आपको शो नहीं कर रहा हो बिहेवियर, पर उसके वो बंदा ऐसा हो ही ना, ठीक है। जैसे वो आपने देखा हो कि सामने वाला बंदा आपको शो कर रहा है अपना कहते हैं बहुत अच्छा नेचर शो कर रहा है, ठीक है, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बट लेकिन हो सकता है रियलिटी में उसका नेचर ऐसा ना हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये स्टिमुलस से ट्रिगर्ड होते हैं। फिर आते हैं हमारे पास जो ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स होते हैं ना वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, ठीक है। वो हमें आउटसाइड मतलब इंटरनली लाइक एनवायरनमेंट से भी एक्सटर्नली मतलब एनवायरनमेंट से भी मिल सकते हैं, और इंटरनली मतलब जो हमारे खुद के अंदर थॉट्स होते हैं वो भी हमारे बिहेवियर के अंदर चेंजेस ला देते हैं। फिर कुछ स्टिमुलस होते हैं कैन हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सेज ड्यू टू द ऑर्गेनिज्म वेरिएबल इट emphasizing upon an individual's uniqueness and variation that makes him different from other। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि सब हर इंडिविजुअल के बिहेवियर जो है वो सिमिलर हो, ठीक है। जैसे कि कोई सिचुएशन हो, ठीक है, जैसे कि कोई पर्सन अपने जैसे 2 पर्सन अपने बॉस के आगे खड़े हो, ठीक है, बॉस उन पर गुस्सा कर रहा है। अब जो दोनों एम्प्लॉय है वो क्या कर रहे हैं, एक हो सकता है एक एम्प्लॉय का बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो, ठीक है, तो वो अपने बॉस के ऊपर ही गुस्सा कर देगा, नहीं वो आर्ग्यूमेंट करने लग जाएगा। पर लेकिन जो दूसरा पर्सन है वो बहुत काम नेचर का है, ठीक है, तो वो उसको मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, उसका बॉस जो बोल रहा है बस वो सुन रहा है, ठीक है। तो दोनों के बिहेवियर में चेंजेस है। तो हम कह सकते हैं कि हर एक इंडिविजुअल यूनिकनेस होता है, उसके
रिलेशन जो है वो उन दोनों पर्सन को अलग अलग बना रहे हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे, साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। तो साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन हम कह सकते हैं कि कैसे साइकोलॉजी जो है मतलब स्टडी करती है बिहेवियर पे, एक्सपीरियंसेस पे और मेंटल प्रोसेसेस पे, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले तो एक्सपीरियंस, वो अपने डे टू डे लाइफ सिचुएशन से एक्सपीरियंस कर रहा है, और जब वो एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसका मेंटल प्रोसेस जो है वो एक्टिव है, और जब वो एक्टिव है तो उसके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इट सीक्स टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन हाउ द माइंड वर्क्स, डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस रिजल्ट इन डिफरेंट बिहेवियर। तो हम इससे हमें पता चलता है, अगर हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, तो इसके अंदर क्या क्या हमें पता चलता है कि कैसे जो है साइकोलॉजी हमें हेल्प करता है उस चीज़ को जानने में। लाइक अभी मैंने बताया बिहेवियर को जानने में कि कोई पर्सन काम नेचर का है या अग्रेसिव नेचर का है, तो साइकोलॉजी एक टेस्ट परफॉर्म करता है, टेस्ट क्वेश्चन पेपर बनाता है, साइकोलॉजिस्ट एक क्वेश्चन पेपर बनाते हैं जो कि बेस्ड होते हैं बिहेवियर के ऊपर, एक्सपीरियंसेस के ऊपर, मेंटल प्रोसेसेस के ऊपर, जिससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कैसे साइकोलॉजी डील करता है, ठीक है। और हम ये भी जान सकते हैं कैसे माइंड वर्क करता है, ठीक है। डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस होते हैं और डिफरेंट बिहेवियर्स भी होते हैं, ठीक है। अब व्हेन वी ऑब्जर्व अदर्स, आवर ओन पॉइंट ऑफ व्यू और अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड इन्फ्लुएंस आवर इंटरप्रिटेशंस ऑफ देयर बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस। जब हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है, अब मेरे आगे फॉर एग्जांपल मेरे आगे कोई अच्छा समझदार पर्सन बैठा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है वो, ठीक है, और वो अपनी नॉलेज जो है वो मुझसे शेयर कर रहा है, तो ऑफकोर्स मेरी नॉलेज जो है वो भी बढ़ेगी, एनहांस होगी, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, मेरे बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में भी चेंजेस आते हैं, वर्ल्ड को समझने में भी चेंजेस आते हैं, और हमारे उससे बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस में भी चेंजेस आते ही आते हैं। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। साइकोलॉजिस्ट जो है ना, उन्होंने ट्राई करा कुछ बायसेस को हटाने के लिए, लाइक कि बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस जो है वो बहुत सारे वेरियस वेज में होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है जो हमारा साइकोलॉजी का फर्स्ट लेबोरेटरी लैब जो मतलब इस्टेब्लिश हुई थी वो 1879 में हुई थी इन लिप्जिग में, ठीक है। इंडिया में जो ऑफ़र हुआ, मतलब फैकल्टीज़ की ऑफ़र हुई, ठीक है, ऑफ साइंस की हुई थी, बोथ एट द अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स पे है। साइकोलॉजी हम अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी कर सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी कर सकते हैं। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो अपनी आगे हायर एजुकेशन में मतलब बीएससी डिग्री और एमएससी डिग्री भी यूनिवर्सिटीज़ में ऑप्ट करते हैं, ठीक है। मतलब साइंस स्ट्रीम से भी आप साइकोलॉजी स्ट्रीम में जा सकते हैं, तो ऐसा कुछ मेन नहीं होता कि आप अगर आप आर्ट स्टूडेंट है, आप कॉमर्स स्टूडेंट है, आपके यहाँ साइकोलॉजी है तो आप भी लोग जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस स्टूडेंट जिन्होंने बीएससी कर रखी है, ठीक है, वो भी जा सकते हैं। एमएससी आगे डिग्री जो स्टूडेंट होते हैं वो भी जा सकते हैं। तो टू ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर इमर्जिंग डिसिप्लिन्स विच कॉन्टीन्यूसली बोरो फ्रॉम साइकोलॉजी एंड आर न्यूरो साइंस एंड कंप्यूटर साइंस। साइकोलॉजी में ना एक बहुत ज़्यादा मतलब अभी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, जैसे न्यूरो साइंस बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है साइकोलॉजी के अंदर, कंप्यूटर साइंस में भी साइकोलॉजी बहुत अच्छा पार्ट ले रहा है। लाइक सम ऑफ अस वुड बी अवेयर ऑफ द फास्ट डेवलपिंग ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स। अब जैसे कि ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स, एमआरआई हो गई, ईईजी हो गई, ठीक है, उसमें क्या होता है कि मतलब मान लो किसी को ब्रेन इंजरी हुई है, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन इंजरी हुई है, तो मतलब वो उसकी जो मेमोरी है वो लॉस हो गई, ठीक है, मेमोरी लॉस हुआ है उसको, तो उसको वापस लाने में न्यूरो साइकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। तो मतलब हर फील्ड में आजकल साइकोलॉजी बहुत आगे जा रही है, which make it possible to study brain processes in real time, that is which they are actually taking place। तो साइकोलॉजिस्ट जो है इसमें ये पता लगा सकते हैं, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट, कि ये ब्रेन प्रोसेसेस अभी कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, और उसको हम कैसे वापस ला सकते हैं, उसकी मेमोरी जो लॉस हुई है उसको हम कैसे वापस ला सकते हैं, उसका जो ब्रेन है वो कैसे दोबारा से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। सो दैट्स इट। तो आप मेरा कहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल फॉर अपडेट्स एंड पीडीएफ ऑफ द सेशन थॉट। इस सेशन जो भी मैंने इस चीज़ में जो भी मैंने इस पार्ट में पढ़ाया है वो सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और मैं इस चीज़ का इसकी पीडीएफ का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स।
अगर आपको हो तो, और डाउट फॉर्म भी है जिस पर आप मुझे अपने डाउट्स वगैरह या फिर आपको कुछ भी शेयर करना मुझसे कर सकते हैं. थैंक यू गाइस, होप यू विल फाइंड इट प्रोडक्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव. Do like, share, subscribe the channel. Keep supporting guys. Thanks a lot. Stay tuned for more updates.